तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। उसमें बैठे 4 दोस्त रवि, मयंक, सुमित और मेघना हंसी मजाक करते हुए बिसरापुर गांव की ओर जा रहे थे, जहां जाकर उनको अपने YouTube चैनल के लिए एक जबरदस्त वीडियो तैयार करनी थी। मेघना, तुमको कंफर्म है ना कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो बिसरापुर गांव इसी रास्ते पर है ना, जिस पर हमको डॉक्यूमेंट्री बनानी है। होना तो यही चाहिए था यार, मैं कौन सा पहले आ चुकी हूँ। अब ये तो पहुँच कर ही कंफर्म होगा ना। ठाकुर साहब की वीरान हवेली में। ओए इडियट, हम कोई हॉरर फिल्म शूट करने नहीं जा रहे हैं, बस उस गांव के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। सुनकर रवि और सुमित हंसने लगे। ये क्या राक्षसों की तरह हंस रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी रवि को नजर आया कि रास्ते पर सड़क किनारे एक लड़की खड़ी हुई है। रवि का पूरा ध्यान अब उसी पर था और उसने कब कार की स्पीड स्लो कर दी, ये उसको भी ध्यान नहीं रहा। अब कार उस लड़की के एकदम करीब पहुंच चुकी थी। रवि ने ठीक उसके सामने ले जाकर ब्रेक लगाया और मिरर नीचे करके उसको देखने लगा। वो एक जवान लड़की थी जो कि लाल ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने हुए सड़क किनारे खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और साड़ी से चमकता हुआ उसका गोरा बदन रवि के दिल पर मानो हजारों छुरियां एक साथ चला रहा था। रवि अभी उसके चेहरे को ही देखने की कोशिश कर रहा था कि सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और रवि ने पलटकर सुमित की तरफ देखा। ओए, तुझे टॉयलेट जाना है तो जल्दी होकर आ। ये कार रोककर क्या सोच रहा है? सुनकर रवि ने सुमित को हैरानी से देखा और कहा, अबे, तुझे ये लड़की नहीं दिख रही है क्या? अबे, कौन सी लड़की? अरे ये लड़की। रवि ने जैसे ही वापस सड़क की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तुम लड़कियों के बारे में इतना क्यों सोचते हो जो तुम्हें वो इस तरह से दिखाई देती है? सुनकर बाकी दोनों हंसने लगे। अरे यार, यहाँ सच में एक लड़की थी, लाल साड़ी पहने हुए। अगर होती तो हमें भी नजर आती ना। अब गाड़ी स्टार्ट करो, पता नहीं वो गांव कितना दूर है अभी। सुनकर रवि ने ड्राइविंग स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसको अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने लड़की सच में देखी थी। 1 घंटे बाद वो लोग बिसरापुर गांव पहुंचे। और फिर उनकी कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी, जो बहुत ही आलीशान नजर आ रही थी। गांव में शायद उसके जैसी कोई दूसरी कोठी नहीं होगी। अरे ये क्या, गेट तो अंदर से बंद है। लगता है यहाँ कोई गार्ड भी नहीं रहता। अब क्या करें? भैया, मैम ने कहा था कि पूरे गांव में यही एक कोठी है जहां हम रुककर अपना पूरा काम कर पाएंगे। ट्राई तो करना ही पड़ेगा। जस्ट ब्लो द हॉर्न। सुनकर रवि ने हॉर्न ब्लो किया और एक अधेड़ उम्र का आदमी कोठी के अंदर से निकलता हुआ नजर आया। वो इनकार करता है इससे पहले ही मयंक ने उसको वॉलेट से पैसे निकाल कर दे दिए और कहा कि जब तक वो यहाँ रुकेंगे उसको रोजाना पैसे मिलते रहेंगे। भीम ने पैसे लेकर उनकी बात मान ली, लेकिन उसने ये वादा लिया कि अगर कोठी का असली मालिक आ जाए तो उसको इस बारे में कुछ ना बताए। आप बेफिक्र रहिए अंकल, ये सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात है। सुनकर भीम ने गेट खोल दिया और फिर रवि ने कार गेट के अंदर ले ली। उसके बाद सब उस कोठी में दाखिल हो गए। अंदर जाकर भीम ने चारों को अच्छे से डिनर करवाया और रहने के लिए कमरे दिखाए। कोठी काफी बड़ी थी, इसलिए चारों अलग अलग कमरे में ठहर गए। रवि अपने कमरे में बैठा अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि वो मेरा वहम हो सकता है। वो लड़की। वो बोलता बोलता रुक गया जब उसके कानों में गेट के खुलने की आवाज आई। ये आवाज तो गेट के खुलने की है, लेकिन इस टाइम कौन हो सकता है?
कहीं ये सुमित बाहर तो नहीं जा रहा है, कहकर वो खड़ा हुआ और खिड़की पर जाकर नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ नजर आने लगे जब उसने देखा कि गेट के पास वही लाल साड़ी पहनी हुई लड़की खड़ी है जिसको उसने रोड पर देखा था। रवि उसी टाइम बिना किसी को बताए मेन डोर तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि भीम भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो भी किसी कमरे में सो रहा होगा। यह सोचकर वो अकेला ही वहां से निकलकर गेट तक पहुंचा। अब गेट पर जाकर उसने देखा कि वो फिर से गायब हो गई है। ये दोबारा से कहाँ गायब हो गई? अब तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरा बहन है। हाँ, कहकर उसने हल्के से गेट खोला और फिर उसकी तलाश में तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। कुछ दूर जाकर उसके कदम अचानक से रुक गए जब उसने देखा कि वही गोरे बदन और लाल साड़ी पहनी वाली लड़की सामने खड़ी है। अभी भी रवि की तरफ उसकी पीठ थी। रवि फिर से उसकी हल्की साड़ी से चमकते हुए गोरे बदन का दीवाना हो गया। जरा सुनिए, क्या आप वही हैं जो यहाँ आते टाइम रास्ते में मुझे नजर आई थी? रवि की बात सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा और पहली बार उसकी नजर रवि की नजरों से मिली। पीछे से जो लड़की उसको पागल करे डाल रही थी, सामने से वो और भी भला की खूबसूरत नजर आ रही थी। जी, मैं वही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और इससे रवि की हिम्मत और बढ़ गई। ताज्जुब की बात है कि आपको मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। आपको ये देखकर डर नहीं लगा कहीं मैं कोई बला हुई तो? सच बताऊं तो आप एक खूबसूरत बला ही नजर आ रही हो। कहते हुए रवि उसके करीब गया और उसका हाथ थाम कर बोला, क्या मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूँ? आप शहरी लोगों का यही होता है। देखिए, ऐसा नहीं है, सब शहरी लड़के एक जैसे नहीं होते। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, वक्त गुजारते हुए हम ज्यादा करीब आ गए तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सवाल भी उसने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया, लेकिन इसका रवि के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक बार मुस्कुराई और फिर अपने रास्ते को चल पड़ी। रवि की आंखों में अब उसके रूप का नशा छाने लगा, इसलिए वो धीमे धीमे कदमों के साथ उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर वो छोटे से घर में दाखिल हुई और उसने उसका दरवाजा बंद नहीं किया। ये देखकर रवि की हिम्मत और बढ़ गई और वो भी सीधा उसके कमरे में घुस गया। नाम क्या है तुम्हारा? अनामिका। उसने फुसफुसाती शांत आवाज में कहा। अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए और मोबाइल की रिंग सुनकर रवि की आंखें खुली। उसने उठकर देखा तो कॉल सुमित के नंबर से आ रही थी। फिर उसने एक बार अपने बराबर में सो रही अनामिका को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो, अबे तो पागल हो गया है क्या? ये कोई टाइम है कॉल करने का? 4 बज रहे हैं। अबे तू है कहाँ पर ये बता। मुझे तुझसे कुछ काम था जिसके लिए मैं तेरे कमरे में आया, लेकिन तू तो यहाँ है ही नहीं। अरे यार, मैं तुझे सब बताता हूँ, लेकिन मेघना को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। कहकर रवि ने सुमित को अनामिका के बारे में सब कुछ बता दिया। तब सुमित ने कहा, वाह कमीने, तेरी तो लॉटरी लग गई है? वो भी कहाँ है?
अभी भी मेरे बराबर में ही सोई हुई है। तू भी सो जा, मैं सुबह आकर मिलकर बात करता हूँ। कहकर रवि ने जैसे ही मोबाइल रखकर देखा तो अनामिका उठ चुकी थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे तुम जाग गई? उसने रवि के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरना शुरू किया और बोली, कहो शहरी बाबू, मुझसे शादी करोगे? रवि ने महसूस किया कि अनामिका के नाखून पहले से बहुत लंबे हो चुके हैं और उसके चेहरे पर चुभ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी। ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? सुनकर अनामिका के हाव भाव बदलने लगे और उसकी आंखों की पुतलियां नीली पड़ गई, जिसे देखकर रवि डर गया और एक झटके के साथ पीछे हट गया। तुम मेरे पीछे आए, मेरे साथ वक्त गुजारा क्योंकि मैं तुमको अच्छी लगी, तो अब शादी करने में क्या परेशानी है? सुनकर रवि वहां से भागने लगा तो अनामिका ने उसको एक धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, फिर उसके सीने पर बैठ गई। मुझसे गलती हो गई, जाने दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई थी जो अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे ही एक शहरी बाबू पर भरोसा करके उसे अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन उसने मेरे साथ टाइम पास किया, मेरे दिल से खेला और फिर मुझे धोखा देकर चला गया। उसकी याद में मैं कितने दिनों तक रोई, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पूरे गांव में मैं बदनाम हो चुकी थी, आखिर मैं आकर मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ी। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन निकल गई और वो कांपते हुए बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों यहाँ लाए हो? मैं तुझे यहाँ नहीं लाई, तेरी आंखों में जो हवस थी वो तुझे यहाँ खींच कर लाई है, और तेरी गलती यही है कि तेरी सोच भी उसी के जैसी है। तेरी ख्वाहिश पूरी हुई और अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। कहकर उसने अपने तेज नाखूनों को रवि की आंखों में घुसा दिया, फिर एक झटके के साथ ही उसकी गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी। रवि की उसी समय मौत हो गई। अनामिका उसकी छाती पर से उठी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। जो भी मर्द ये सोच रखता है कि गांव की लड़कियां सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनी हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी करने खुद आ रही है अनामिका।